एग्रीकल्चर सिनेरियो इन इंडिया, जो भारत है उसके अंदर जो कृषि है उसका क्या कुछ जो अलग अलग कंडीशंस है वो देखने को मिलती हैं। इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो कृषि प्रधान देश है। भारत में ज़्यादातर कृषि की जाती है, खेती बाड़ी पे ही निर्भर है काफ़ी इकोनॉमिक्स की। एग्रीकल्चर मेक्स 33%, 33% जो टोटल जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, मतलब जो घरेलू उत्पादन है, जो भी अलग अलग चीज़ें का उत्पादन किया जाता है उसका 33% तो खेती बाड़ी से ही आता है। और एम्प्लॉयज मतलब रोजगार देती है किसको, लगभग जो 62% पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या का 62% जो हिस्सा है उसको रोजगार देने का काम भी एग्रीकल्चर ही करती है, खेती बाड़ी करती है। आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के बाद फेसिस चैलेंजेस, बहुत सारे जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ा है, किसके लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग एनफ फूड फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। जैसे आज़ादी के टाइम पे जो जनसंख्या है वो लगभग 35 करोड़ थी, और उसके बाद तो लगातार बढ़ती ही गई है और आज लगभग 135 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। तो ये जो जनसंख्या इतनी बड़ी है, तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उसको क्या करना, अपनी जो खाद्य आपूर्ति है उसको पूरा करना। तो वो खाद्य आपूर्ति ज़्यादातर एग्रीकल्चर से ही पूरी होती है। ऑन लिमिटेड लैंड, जैसे पॉपुलेशन तो बढ़ती है लेकिन जो लैंड है, जो स्थल है, वो तो लिमिटेड ही रहती है। इंडिया हैज़ टू स्ट्राइव टू इंक्रीज यील्ड्स पर यूनिट एरिया, तो जो भारत को स्ट्राइव का मतलब है नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनको इंक्रीज करना पड़ेगा, किसके लिए, यील्ड है जो पैदावार है उसको बढ़ावा देने के लिए, पर यूनिट एरिया मतलब एक यूनिट एरिया के अंदर पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए। और ग्रीन रिवॉल्यूशन ऐसा ही एक प्रोग्राम है जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटीज, जिसके अंदर अच्छी पैदावार देने वाली कुछ फसलों की किस्में हैं, जैसे वीट और राइस की किस्में हैं, वो मिड 1960 जो 1960 के जो दशक में, जो 1955 के आसपास के दशकों में इसका यूज किया गया है। और एज ए रिजल्ट ऑफ वेरियस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स लेड टू ड्रामेटिक इंक्रीज, और इनकी वजह से भारत के अंदर काफ़ी जो फूड प्रोडक्शन है, खासकर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसको काफ़ी बढ़ावा मिला है। उसके बाद किन किन चीज़ों में हम देख सकते हैं जो कुछ सिनेरियो बताता है इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंडर, वीट एंड राइस में, तो हम देख सकते हैं 1960 से लेके 2000 तक जो वीट प्रोडक्शन है वो उनके आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं। 11 मिलियन का मतलब है 11 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो हम बोल सकते हैं 1 करोड़ 10 लाख जो टन है, उससे लेके 75 मिलियन टन तक जो पैदावार है गेहूं की वो बढ़ी है। और राइस प्रोडक्शन वेंट अप, जो चावल है, चावल का जो प्रोडक्शन है 35 मिलियन टन से जो 89.5 मिलियन टन है वो बढ़ा है। पर ईयर की बात कर रहे हैं, पर सीजन की। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ वीट एंड राइस, तो इनके अंदर जो सेमी ड्वार्फ का मतलब है बोनी प्रजाति, जो बोनी नस्ल है वो यूज की जाती है खेतों में वीट एंड राइस की। नोबल सेमी ड्वार्फ का मतलब है, मतलब मीडियम साइज की यूज की जाती हैं, ज़्यादा हाईयर भी नहीं होती और ज़्यादा बोनी भी नहीं होती, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज में वो आ जाती हैं। नोबल ल्यूरेट नॉर्मन ई बोरलग, ये साइंटिस्ट हैं जो एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ व्हीट, तो जो सेमी ड्वार्फ व्हीट की जो हम ऊपर देखिए जो किस्म है वो कहाँ पे तैयार की गई है, वो इंटरनेशनल सेंटर है व्हीट और मेज इम्प्रूवमेंट का मैक्सिको के अंदर। और मैक्सिको जो फसलों के अच्छे से अच्छी जो किस्में हैं उनको पैदा करने के लिए बिल्कुल बड़े पैमाने पे काम करता है ये देश है जो। तो वहीं वहीं पे जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है उसको तैयार किया गया, जिसने इतने ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है जो पैदावार में वो किए हैं भारत के अंदर। उसके बाद है सोनालिका और कल्याण सोना, ये हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं और इंट्रोड्यूस्ड इन 1963, इनको 1963 के अंदर भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। ऑल ओवर वीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ इंडिया, मतलब बेल्ट का मतलब पट्टी, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो वीट गेहूं की पैदावार की जाती है, तो उनके अंदर जो ये दो वैरायटीज हैं इनको बड़े पैमाने पे यूज किया गया। सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटीज वर डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये कहाँ से इनको तैयार किया गया, सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी है जो चावल की जो नस्ल है उसको कहाँ से तैयार किया गया, IR8 डेवलप्ड एंड इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, IRRI,
तो कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ले जाते हैं। फिलीपींस के अंदर है ये संस्था, वहाँ पे इसको तैयार किया गया है। एंड ताइचुंग नेटिव फ्रॉम ताइवान, ताइवान देश की एक जो एक प्रकार की किस्म है ये राइस की, तो वहाँ से तैयार किया गया और डेरिवेटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन। और इसी की जो डेरिवेटिव का मतलब है, इसकी जो चेंजेबल फॉर्म्स हैं, इनके अंदर चेंज मॉडिफिकेशन कर करके जो फॉर्म है वो 1966 के अंदर इंडिया के अंदर लेके आई गई है। जाया एंड रत्ना, ये भी किस्म है जो कि बेटर यील्डिंग, अच्छी पैदावार देती हैं। सेमी ड्वार्फ वैराइटीज वर डेवलप्ड इन इंडिया। तो नाम से भी हमको पता लग रहा है कि इंडिया के अंदर डेवलप की गई किस्में हैं जो कि अच्छी पैदावार देती हैं वीट एंड राइस की। उसके बाद शुगर केन और माइल्ड्स, माइल्ड्स मोटे अनाज आ जाता है, शुगर केन गन्ना है। तो शुगर केन के अंदर जो ज़्यादातर जो किस्में हैं, साइंटिफिक नाम है उनके, सैक्रम बारबेरी। तो ये ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया, ये उत्तर भारत में उगाई जाती है। बट हैड पुअर शुगर कंटेंट एंड यील्ड, लेकिन इसका जो शुगर कंटेंट का मतलब है, इसके अंदर जो रस है, जो चीनी है, वो कम मात्रा में पाई जाती है और जिसकी पैदावार है वो भी कम रहती है। ट्रॉपिकल केन्स ग्रोन इन साउथ इंडिया, और जो दक्षिण भारत है उसके अंदर भी ट्रॉपिकल केन्स हैं, उनकी एक अलग किस्म है, मतलब यह इसी की थोड़ी किस्म है, तो वो उगाई जाती है साउथ इंडिया के अंदर। और सैक्रम ऑफिसिनेरम, तो ये भी साइंटिफिक नेम है, शुगर केन की एक वैरायटी है। हैड थिकर स्टेम, इनका जो स्टेम है वो मोटा होता है और हाइयर शुगर कंटेंट, इनका जो शुगर कंटेंट है वो अच्छा पाया जाता है। बट डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया, लेकिन इसको उत्तर भारत में ज़्यादा बड़े पैमाने पे है वो उगाया नहीं जाता है। तो जो केन, जो शुगर केन है उसकी जो ये नस्लें, जो किस्में हैं, वो भारत के अंदर ज़्यादातर ये दो ही उगाई जाती हैं। दीज टू स्पीसीज वर सक्सेसफुली क्रॉस्ड टू गेट, और इन्हीं दो स्पीसीज को अच्छे ढंग से क्रॉस किया गया, हाइब्रिडाइजेशन के बीच में करी गई, क्या करने के लिए, टू गेट क्वालिटीज ऑफ हाई यील्ड, ताकि इनकी पैदावार है, उनकी पैदावार भी बढ़े और साथ में उसकी गुणवत्ता है वो भी बढ़े। जैसे कि उनके जो थिक स्टेम, मोटे स्टेम हो, और जो शुगर कंटेंट है वो भी अच्छा हो इनका। एंड एबिलिटी टू ग्रो इन शुगर केन एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया, और ताकि ऐसी जगह पे ये उग सकें जहाँ पे मतलब शुगर केन से रिलेटेड अच्छी कंडीशन अवेलेबल हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर जहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। तो उनके अंदर वो एबिलिटी भी विकसित की गई हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। उसके बाद माइल्ड्स हैं, हाइब्रिड मेज, ज्वार बाजरा, तो ये मोटे अनाज होते हैं। तो इनके भी जो हाइब्रिड हैं, जो कि अलग अलग नस्ल हैं, वो भारत में तैयार की जा चुकी हैं। हाइब्रिड ब्रीडिंग डेवलप हाई यील्डिंग वैराइटीज रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस, तो हाइब्रिड ब्रीडिंग डेवलप, तो इनके जो गुण क्या थे, उनकी हाई यील्डिंग वैराइटीज थी, मतलब ज़्यादा पैदावार देती थी, और साथ में वाटर स्ट्रेस, मतलब जो पानी की कमी के प्रति जो ज़्यादा उनके अंदर इफेक्ट है वो भी कम देखने को मिलता है।